बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 5वां लेक्चर है ऐसे राइटिंग का, सीएसएस के एग्ज़ाम के लिए जो हम ऐसे राइटिंग का कर रहे हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर है, 4 लेक्चर पहले अपलोड हो चुके हैं। तो जनाब इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि आउटलाइन मेकिंग मेथड्स क्या होते हैं, आउटलाइन कैसे बनाते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उनका ख़्याल रखना ज़रूरी होता है आउटलाइन बनाते वक़्त। तो ये हमारा 5वां लेक्चर है, हम इसमें आउटलाइन बनाने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले आउटलाइन होती क्या है जनाब? आउटलाइन इज़ अ स्केच ऑफ योर एसे बेसिकली। बेसिकली ये आपके एसे का एक स्केच होता है, क्योंकि इंग्लिश हमारी ज़बान नहीं है। इंग्लिश एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है और हमने अडॉप्ट किया हुआ है उसको, और उसको अडॉप्ट करने के बाद हमने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया ऑफ़िशियली जब कॉलोनियलिज़्म के बाद। तो हम इसका आउटलाइन बनाते हैं जब भी हम इसके ऊपर ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। उर्दू में हमें आउटलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो हमारी अपनी लैंग्वेज होती है। जब भी हम उर्दू का ऐसे लिखते हैं या कोई आर्टिकल लिखते हैं, मगर अंग्रेज़ी में हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो हम आउटलाइन बनाते हैं। मगर ये एक मिथ है मार्केट के अंदर कि वो लोग जो ऐसे की आउटलाइन नहीं बनाते वो फ़ेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं, वो आउटलाइन नहीं बनाते मगर वो पास हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि आउटलाइन के बगैर भी आप ऐसे के अंदर पास हो सकते हैं, आउटलाइन अगर आप ना भी बनाएँ। मगर आउटलाइन बनाना आपकी प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा कर देता है। अगर आपकी आउटलाइन अच्छी है, नीट आउटलाइन है, कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन है, तो आपका ऐसे का पेपर क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है? मगर के इसके बगैर जो है ये पास नहीं हो सकता, ये एक मिथ है मार्केट के अंदर। अब आउटलाइन बनाने के तरीके कितने होते हैं भाई साहब? आउटलाइन बनाने के 2 मेथड्स होते हैं, 2 मेथड होते हैं बेसिकली। एक मेथड है जी फ्रेज़ मेथड और दूसरा मेथड है सेंटेंस मेथड। हम दोनों को आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आपने अपने आइडियाज़ निकाल लिए, आइडियाज़ का एक्सरसाइज कर लिया, आइडियाज़ को लॉजिकल अरेंजमेंट दे ली और उसके बाद फ्रेज़ या सेंटेंसेस अपने बना के आखिरी पेज के ऊपर आंसर शीट के रख लिए। तो अब आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट का पहला पेज शुरू करना है और पहले पेज के ऊपर टॉपिक लिखना है और टॉपिक का टी बड़ा होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये आपने लगाना है एंड पे कॉलन। उसके नीचे, उससे नीचे वाली जो लाइन होती है आपकी आंसर शीट की, उसके ऊपर आप जो ऐसे लिखना जा रहे हैं, आप उस ऐसे का क्या करेंगे, आप उस ऐसे का टाइटल लिखेंगे। अब टाइटल लिखते वक्त ये आपने ध्यान में रखना है कि आपने जो कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शंस का जो पहला वर्ड होगा वो छोटा होगा, वो कैपिटल लेटर नहीं होगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे एंड का पहला मैंने ए छोटा लिखा हुआ है, ऑफ का इसी तरह से छोटा होगा, इन अगर किसी टाइटल में है तो उसका आई छोटा होगा। मगर बाकी सारे जो वर्ड हैं उनका जो पहला पहला वर्ड है वो कैपिटल लिखना है, चाहे वो सेंटेंस के या फ्रेज के बीच में हो। जैसे प्रोज का पी मैंने बड़ा लिखा है, कॉन्स का सी मैंने बड़ा लिखा है और ग्लोबलाइजेशन का जी मैंने बड़ा लिखा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे अपना टाइटल लिखते हैं। जहाँ पे आपने टॉपिक लिखना है उससे उस टॉपिक जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उससे नीचे से आपने स्टार्ट करना टाइटल लिखना और यूँ यहाँ पे आपने लिखते जाना है, ठीक है? उससे नीचे आपने लिखना है आउटलाइन और आउटलाइन के बाद आपने कॉलन लगाना है, ठीक है? आउटलाइन का ओ बड़ा होगा, पहला वर्ड है तो ये कैपिटल लेटर होगा। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने नीचे इंट्रो लिखना है, इंट्रोडक्शन। अब देखिए इंट्रोडक्शन लिखते वक्त आपने उसके पहले एक लिखना है, वन लिखना है और उसके बाद ये इसको अलग करना है अंग्रेजी से, ये छोटी सी डैश लगा के। ये हमने वन लिखा है, मैथमेटिकल वन। अब इंट्रोडक्शन का आई बड़ा होगा, आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके आगे कॉलन नहीं लगाते, इंट्रोडक्शन के आगे कॉलन नहीं लगाते। उससे नीचे आपने लिखना है थीसिस स्टेटमेंट। आपने क्या लिखनी है, थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस का टी बड़ा और स्टेटमेंट का एस बड़ा। अब ये 2 डायमेंशनल थीसिस स्टेटमेंट है, क्योंकि उसने 2 बातें पूछी थी, उसने प्रोज पूछे थे और कॉन्स पूछे थे। हमने थीसिस स्टेटमेंट बना दी कि ग्लोबलाइजेशन जो है हैज़ इम्प्रूव द वर्ल्ड इन मैनी वेज। बहुत सारे वेज में इसने इम्प्रूव किया है दुनिया को। मिसाल के तौर पे उसके बहुत सारे प्रोज हैं। नेवरदलेस, लेकिन उसके बावजूद दी नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर अफेक्टिंग द वर्ल्ड एज वेल। और इसके जो नेगेटिव हैं यानी कॉन्स हैं वो भी दुनिया को अफेक्ट कर रहे हैं। तो हमने प्रोज एंड कॉन्स यानी 2 डायमेंशनल 2 चीज़ें पूछी हुई थी, तो हमने 2 डायमेंशनल क्या बना दी, थीसिस स्टेटमेंट। याद रहे ये मार्कर के साथ लिखना है, ये भी मार्कर के साथ लिखना है और इसके नीचे वाला ये भी मार्कर के साथ लिखना है। ये आपने क्या लिखना है जी, पेन के साथ लिखना है। ओके, आपने अपनी जो बाल पेन है उसके साथ लिखना है। उससे नीचे ये क्रंच पैराग्राफ मैंने बनाया हुआ है, ये यहाँ पे क्या बनाया हुआ, क्रंच पैराग्राफ बना हुआ है। क्रंच पैराग्राफ आपका दिल करता है आप लिखिए, आपका दिल नहीं करता आप ना लिखिए, ठीक है? तो इस क्रंच पैराग्राफ में एन इंट्रोडक्शन टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देखिए
ए का एन बड़ा, आई का इंट्रोडक्शन का आई बड़ा, और टू ये क्या है जनाब, ये छोटा मैंने लिखा है कि कंजंक्शन है, और ये क्या है जनाब, ग्लोबलाइजेशन का जी बड़ा। तो इसके अंदर भी वही वाली स्ट्रक्चर फॉलो होगी जो नीचे दरमियान में मैंने आउटलाइन में लिख रहा हूँ ना, इसको मेन आउटलाइन बोलते हैं बेसिकली। ये जो बड़े बड़े चीज़ें हैं इसको मेन आउटलाइन बोलते हैं, ये उसके सब आउटलाइंस हैं, सब आर्गूमेंट्स हैं। सब आर्गूमेंट्स आपने पेन के साथ लिखने हैं, ये सारे सब आर्गूमेंट्स हैं। ये वाले प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के नीचे जो लिखे हुए ये सब आर्गूमेंट्स हैं। क्रंच पैराग्राफ लिखने के बाद आपने क्या करना है, आउटलाइन के अंदर नीचे प्रोज लिखना है। ये तीसरी चीज़ पूछी हुई है। तीसरी चीज़ क्या है जनाब, तीसरी चीज़ नंबर 3 पे हमने प्रोज लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, प्रोज लिखे हुए हैं। तो नंबर 3 करके हम प्रोज, पी बड़ा, ऑफ कंजंक्शन है, ओ छोटा होगा, ग्लोबलाइजेशन। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बाद ऐसे के अंदर क्वेश्चन मार्क वाली स्टेटमेंट लिखते हैं, हाउ दिस हैपन्ड। तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क वाली स्टेटमेंट लिखते वक्त सवालिया जो फिक्रा होता है, यानी जो सवालिया सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर ही उल्टा कर देते हैं, ग्रामेटिकली गलत कर देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आपने जो यहाँ पे मेन आउटलाइन लिखनी है उसको सवालिया निशान वाली आउटलाइन, ये मेन आउटलाइन बनाने के बजाय सवालिया निशान वाला ये सेंटेंस यहाँ पे बनाने के बजाय आप सिंपल बनाइए, फ्रेज वाला बनाइए, ताकि आपके गलती के चांसेस कम हो जाएं। ठीक है, तो अब प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जनाब मैंने पहला वही चीज़ जो मैंने रफ में लिखी थी वो मैंने कॉपी कर दी, क्योंकि मैं सेंटेंस वाली बना रहा हूँ आउटलाइन। तो मैंने पहले नंबर पे 3.1 करके लिख दिया। हाँ, इस जगह पे आप ये भी कर सकते हैं 1 2 3 4, ये भी आप लिख सकते हैं, यानी रोमन न्यूमरल्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं जब आप अपने आर्गूमेंट्स लिखें। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, ये यूं करके, ठीक है। तो ABC का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पे नंबरिंग देने के लिए, लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये है कि 3 के नीचे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, इस तरह से हम क्या करते हैं, हम किताबों में लिखा हुआ देखते हैं, तो हम यूं करके अगर आउटलाइन बनाएंगे तो बेहतर होगा। तो ये सारे जो मैंने एंड पे सेंटेंसेस बनाए हुए थे वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं, आप इसको देख रहे हैं। और ये यहाँ तक 8 तक पेस्ट किए। फिर मैंने क्या किया है, मेन आउटलाइन ये बनाई है यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो उसने पूछी हुई थी 4 लगा के, कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये ओ मैंने छोटा लिखा है, कंजंक्शन है ऑफ का। उसके बाद फिर मैंने वही सेंटेंसेस जो मेरे आर्गूमेंट थे वो मैंने नीचे पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो इस पे ABC भी यूज़ हो सकती है, रोमन न्यूमरल्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने 4.1 4.2 लिखा है, ये ज़्यादा बेहतर तरीका तो यही है लिखने का। उसके एंड पे 5 लिख के मैंने कंक्लूजन लिख दिया। कंक्लूजन के नीचे आपने कुछ नहीं लिखना, ये आपकी बन जाएगी आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन बन जाएगी। तो जनाब फ्रेज वाली आउटलाइन भी सारी वैसी ही होगी, टॉपिक लिखना है, कॉलन लगाना है, उसके बाद उसके नीचे जहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो रहा है वहाँ से आपने क्या करना है, वहाँ से आपने अपने जो टॉपिक है वो लिखना शुरू कर देना। अब याद रहिए कि आप 2 मार्कर्स का इस्तेमाल करेंगे, 2 मार्कर्स का इस्तेमाल करेंगे। एक मार्कर आपके पास इजाज़त होगी ब्लू की और दूसरी आपके पास होगी ब्लैक की। अब अगर आपने अल्टरनेटिवली मार्कर्स यूज़ करने, अगर आपने ये ब्लैक से लिखा है, ठीक है, ब्लैक, ठीक है, तो ये वाला आप क्या करें, ब्लू से लिखें, फिर ब्लैक से लिखें, ठीक है, और ये क्या करें, ब्लू से लिखें, और ये भी ब्लू से लिख दें, और ये ब्लैक से लिखें। ठीक है, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि यहाँ तक जो आपने करना ना, जो या आपने पहले यूज़ किया उसके बाद दूसरा अलग यूज़ करना, यहाँ तक अल्टरनेटिव यूज़ करना है। ठीक है, यानी पहला ब्लैक तो दूसरा ब्लू होगा, तीसरा ब्लैक हो जाएगा। इंट्रोडक्शन और जो मेन बातें पूछी हुई है उनका कलर अलग होना चाहिए। ये जो इंट्रोडक्शन वाली चीज़ है इसमें अगर आप ब्लू यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रोज वाली जो पूछी हुई चीज़ है उस पर ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करें, और जो पूछा हुआ है मेन 2 चीज़ें पूछी हुई तो दोनों में ब्लैक का इस्तेमाल करें। ठीक है, और कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन का जो कलर है वो सेम होना चाहिए, और जो नीचे पूछे हुए हैं उनका अलग होना चाहिए, ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसी तरह से इंट्रोडक्शन आपने अगर ब्लू से किया है तो ये वाली थीसिस स्टेटमेंट आप ब्लैक से लिखेंगे मार्कर के साथ। ठीक है, तो ये ज़रा खूबसूरती देता है अगर आप अल्टरनेटिव तरीके से अल्टरनेटिव मार्कर यूज़ करेंगे अपनी आउटलाइन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं, आपको पता ही है, थीसिस का टी बड़ा, एस का स्टेटमेंट बड़ा। उसी तरह से यहाँ पे ABC यूज़ हो सकता है या रोमन न्यूमरल्स हो सकते हैं, और जनाब ये हमारी पूरी की पूरी उसी तरह से आउटलाइन बन गई। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये फ्रेज़ आउटलाइन है। अब फ्रेज़ आउटलाइन जो होती है ये अच्छी होती है, आप इससे पास होते हैं लोग, बहुत सारे ऐसे ही बनाते हैं, मगर इससे बेहतर मुझे लगता है कि सेंटेंस वाली है।
हाँ, क्योंकि ये इसमें अल्फ़ाज़ थोड़े हैं तो ये जल्दी आप बना लेंगे। तो इसका एक और तरीका ये होता है कि यहाँ पे आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं ना, ठीक है? उसके नीचे आप ये लिख के या कोई पॉइंट लिख के यूँ करके आप जो बात बताना चाह रहे हैं, जो इसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस आर्गुमेंट को, ये आप ज़रूर बयान कीजिए, क्योंकि ये वाली आउटलाइन आप जल्दी बना लेंगे, आपके पास टाइम बच जाएगा तो आप इसको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कर लें। मिसाल के तौर पे वेल्थ इनइक्वालिटी जो आई है, इसके नीचे आप यूँ करें और यूँ लिखें, और यूँ लिखने के बाद यहाँ पे जो सर्वे आपने पुट करना है वो लिखें। फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे लिख दें फॉर्ब्स रिपोर्ट, फॉर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है? अब आपका उसको पता चल गया कि आपने वेल्थ इनइक्वालिटी इन दी डेवलप्ड वर्ल्ड लिखा है, तो नीचे आपने फॉर्ब्स की रिपोर्ट इस पैराग्राफ में डाली है। इसी तरह से जिसके आपके पास रेफरेंसेस हैं, जैसे लेबर राइट्स की वायलेशन, ILO का ओवरव्यू मैंने आप लिखिए कि ILO का ओवरव्यू जो है वो मैंने क्या किया है, दिया है। ILO का ओवरव्यू, तो ये एक लगा के, ये यूं वाला निशान लगा के, जो आपका दिल करे, आप जो रिपोर्ट्स ऐड करना चाह रहे वो नीचे इनके लिखते जाएं यूं करके, ठीक है? तो ये भी एक तरीकाकार है ज़्यादा इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाने का, ठीक है? अगर आपके पास दो हैं सपोर्ट करने के लिए चीज़ें, जैसे सोवरेनिटी की, तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं, एक यहाँ पे लिखिए, यूं करिए, दो लिखिए। आपकी आउटलाइन थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि आप सेंटेंसेस नहीं बना रहे तो आपका टाइम बचेगा, तो आप ये अगर चीज़ें ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतरीन होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जिस बंदे को इसकी गाइडलाइन चाहिए वो इसको क्या कर सकता है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकता है, और मुझे अपनी दुआ में याद भी रख सकता है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।